जी नाज़रीन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और आज हम बात करेंगे एक नहायत ही अहम टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कि यूएसए की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसके बारे में। अगर आप गूगल करें तो उसके बारे में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो उसके बारे में कई सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे कि यूएसए की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी क्या है। अगर आप डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब हम जब कहते हैं कि यूएसए की ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है तो उस स्ट्रेटजी के अंदर उनके सर्टेन कुछ डिज़ाइंस होंगे, उनके कुछ एम्स होंगे, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो वो अचीव करना चाहते होंगे। और डेफिनेटली ये किसी के ख़िलाफ़ होगी, डेफिनेटली ये किसी के ख़िलाफ़ है। और उसको लेके उनके जो कुछ चंद एक तरह से उनके जो जो इक़दाम है जो उन्होंने किए हैं, जैसे कि लेमुआ, कौम कासा, बेका, तो हम जानेंगे कि ये एग्रीमेंट क्या है, उन्होंने किसके साथ किए हैं। तो आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए उससे पहले हम आपके करंट अफेयर्स को चेकआउट करते हैं कि आप कितने करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। क्या बीइंग इंडियन, क्या आपको पता है कि आपके, या अगर आप बीइंग नीवर आपके पाकिस्तानी जो भाई हैं, क्या आपको पता है कि इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर है वो कौन है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर वो शाह महमूद कुरैशी है, तो वैसे ही आपने ये बताना है कि एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया कौन है। तो यहाँ आपके ऑप्शन है जयशंकर, अजीत डोवल, अमित शाह, नन ऑफ दीज। तो ये आपने मुझे इनका सही ऑप्शन बताना है। अगर आप इंडिया, ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है ये एक तरह से स्ट्रेटजी अमेरिका की है, लेकिन उसमें वो अमेरिका इंडिया का कोऑपरेशन चाहते हैं टू करटेल चाइना। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये जो यूएसए की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है ये यूएसए की स्ट्रेटजी है जिसमें वो इंडिया का कोऑपरेशन चाहते हैं ताकि चाइना को करटेल किया जाए, चाइना को रोका जाए, चाइना को एक तरह से उभरने ना दिया जाए। इसको हम आगे लेंथ और ब्रेड्थ में डिस्कस करेंगे। फिलहाल कुछ न्यूज़ आउटलेट देखते हैं कि ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है इसके अंदर न्यूज़ में क्या कुछ लिखा गया है। ये बीबीसी लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ ब्रिटिश वो कह रहे हैं यूएसए इंडिया 2+2 क्रूशल डिफेंस डील। ये 2+2 क्यों कहते हैं? क्योंकि दो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इंडिया के होते हैं, दो मिनिस्टर अमेरिका के थे। एक उनका फॉरेन मिनिस्टर होता है, दूसरा उनका डिफेंस मिनिस्टर होता है। अमेरिका के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं जो कि फॉरेन मिनिस्टर का एक तरह से उनका एक ओहदा था। यहाँ पे एक मार्क स्पर्ग है जो कि उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं। बाइडन आएंगे तो उनकी अपनी टीम होगी। तो ये 2+2 का ये मतलब कि वहाँ से भी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर होंगे, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, वो इन अमेरिका से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। इंडिया यूएस साइन की मिलिट्री डील। अब यहाँ पे एक अल जज़ीरा की रिपोर्टिंग उन्होंने कहा है कि इंडिया यूएस साइन की मिलिट्री डील। अब इस यकीनन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर मुख्तलिफ मिलिट्री को लेके एग्रीमेंट हो रहे हैं। अमेरिका जो है वो इंडिया को मॉडर्नाइज करा इन वेपन से ताकि वो आने वाले टाइम में चाइना को कर्टेल कर पाए। अगर चाइना से कोई मुकाबला हो तो इंडिया वेल इक्विप्ड हो। अब अगेन ये एक जी न्यूज़ है, इंडिया के न्यूज़ नेटवर्क है। अगर 2+2 डाला कि इंडिया इंक्स लैंडमार्क डिफेंस पैक्ट, बेका एंड 4 अदर की एग्रीमेंट, चेक डिटेल्स। आगे मैं डिस्कस करूंगा ये लेमोआ क्या है, बेका क्या है, कौम कासा क्या है। फिलहाल ये कुछ न्यूज़ में जो आउटलेट है उनको डिस्कस है। इंडिया यूएस टू साइन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2+2, द हिंदू इंडिया की अगेन ये एक और है यहाँ पे, हाँ, बेका अ न्यू इंडो यूएस बायलैटरल एग्रीमेंट। ये द न्यूज़ पाकिस्तान की न्यूज़पेपर है। अगेन हिंदू का एक है हाउ वेल बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसे हम बेका कहते हैं, वो डीपिन करेगा इंडो यूएस मिलिट्री के। सीएनएन में लिखा है इंडिया साइंस डिफेंस एग्रीमेंट विद यूएस फॉलोइंग हिमालय स्टैंड ऑफ विद चाइना। आपको पता है कि आज के टाइम में इंडिया का ना सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट पाकिस्तान को लेके, कश्मीर को लेके, लेकिन चाइना से भी उनका डिस्प्यूट है। हिमालयास में लेके अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पे उनका एक डिस्प्यूट है डिफेंस को लेके।
ये वायर एक इंडियन मैगजीन आउटलेट है। वाई इंडिया लेटेस्ट डिफेंस एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स में प्रूव अ कॉस्टली बार्गेन। यहाँ पे परवीन सहाने, मैं उनको बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत पसंद करता हूँ, न्यूट्रल बात करते हैं कि एक तरह से रियलिस्टिक बात करते हैं। बीइंग इंडियन आप उन्हें सुना कर, अगर पाकिस्तानी कोई दोस्त है तो परवीन सहाने, ये उनका आउटलेट है, वहाँ पे जाके आप उनको सुने, बहुत रीजनेबल बात करते हैं। यूएस इंडिया साइन डिफेंस पैक्ट शेयरिंग सैटेलाइट इमेजेस। अब ये कुछ न्यूज़ में था जो हमने डिस्कस किया। हम इसको ओवरऑल देखते हैं कि ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है वो क्या है। देखिए, पहले जो जो ओबामा के दौर में जो अमेरिका का एशिया में इन्फ्लुएंस आया, जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो उसे कहते थे एशिया पैसिफिक, ठीक है ना, उसे वो एशिया पैसिफिक कहते हैं। और वहाँ पर भी उनका जो ज़्यादातर उस टाइम जो ध्यान था वो रशिया पे था। चाइना इतना इस तरह से वो उभर नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिकन को, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके सुदूर को ये रियलाइज़ हुआ कि आने वाले टाइम में जो उनका पोटेंशियल थ्रेट है वो रशिया कम चाइना ज़्यादा है। आज के टाइम में भी रशिया में भी एक वेल इक्विप्ड मिलिट्री हार्डवेयर, उनके पास S-400 सुखोई वगैरह फाइटर डेवलपमेंट्स मौजूद है, लेकिन वो इतने इकोनॉमिक माइंड नहीं। आज के टाइम में चाइना एक तरह से राइज करा है, वो एक तरह से उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग की है और जिस तरह से चीज़ें उन्होंने सस्ती करके पूरी दुनिया में उन्होंने भेजी हैं, चाहे वो इंडिया उनका एनिमी हो, वहाँ पर भी आपको हर चीज़ मेड इन चाइना मिलेगी। पाकिस्तान उनका नीबर हो, चाहे एक तरह से श्रीलंका हो, हर जगह पे आपको मेड इन चाइना का जो सामान है वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर लेबर बिल्कुल ज़्यादा है और सस्ता है। तो जो मैन्युफैक्चर चीज़ें होती हैं तो उनको सस्ती पड़ती है, तो सस्ती मार्केट में भेजे एक अच्छा खासा फॉरेन रेमिटेंस वो कमा लेते हैं। चाइना के ऊपर ये भी इल्ज़ाम होता है कि टेक्नोलॉजिकल थेफ्ट करते हैं, औरों की टेक्नोलॉजी लेके वो अपनी उसकी प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब कुछ भी हो, वैसे ही कहा जाता है एवरीथिंग इज़ फेयर एंड लव एंड वार, वो तो ये एक वार है, इकोनॉमिक वार है, जिसमें हम देख रहे हैं कि चाइना एक तरह से इन नियर फ्यूचर आने वाले 10 सालों में या 20 सालों में अमेरिका को एक तरह से रिप्लेस करेगा एज अ सुपर ग्लोबल पावर। आज के टाइम में भी हम देखें तो दुनिया की जो सबसे लार्जेस्ट नेवी है वो अमेरिका की नहीं बल्कि चाइना की है। तो आज के टाइम में अगर अमेरिका कुछ कर्जे वगैरह किसी और कंट्री को देखता है तो IMF से उनकी कंडीशंस लगाता है। चाइना के पास क्या है, लोन्स लो, एक तरह से सीक्रेट लोन लो, इतने % इंटरेस्ट लो रही हो, इस तरह से कह रहा है कि उन कंट्रीज़ में उनका एक इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है। और उन्हीं के वहाँ पर जहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो चाइनीज़ वर्कर्स, मटेरियल सारा चाइनीज़ वगैरह का होता है। तो इस तरह से चाइना राइज कर रहा है और इसी चीज़ को और एक तरह से सॉलिडिफाई करने के लिए उनके जो रीजन पर एक ड्रीम और एम्बिशियस प्रोजेक्ट था वो था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगर आपको बताओ तो ये 2013 में आता बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जैसे BRR कहा जाता है, BRR बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये बन रहा है। अब यहाँ पे देखें तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ये कहा कि हम $52 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। ईरान में उन्होंने कहा है कि हम $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले टाइम में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि श्रीलंका उन्होंने वो लोन दिए, नेपाल को, हर जो भी कंट्रीज से एक तरह से वो एक अमेरिका का एक तरह इंडिया का एक तरह से घेराव कर दें। और अमेरिकन जो थे उनकी जो ग्लोबल एक तरह से लीडरशिप सालों से चल रही थी उसको चैलेंज करें। एक तो उन कंट्रीज़ को वो लोन दे रहे हैं तो वैसे ही वो कंट्रीज़ चाइना की साइड हो जाते हैं और इसी तरह से उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो इसी चाइना की इकोनॉमिक माइट को लेके अमेरिका परेशान था कि ये तो हमें आने वाले टाइम में रिप्लेस कर जाएंगे, ये तो इनकी जो जैसे वहाँ पे लेबर सस्ता है तो चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो उनके पास फॉरेन रिजर्व्स भी ज़्यादा है, तो ये हमें चैलेंज करेंगे। तो ऐसा क्या किया जाए कि इसको रोका जाए। उनको पता था कि आज के टाइम में हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तो नहीं करेंगे एक तरह से चाइना से, तो उन्होंने क्या किया कि डिवाइड एंड रूल, चाइना को डिवाइड इन अ सेंस के इसके करीब में ही एक कंटेंडर खड़ा कर दिया, वो था इंडिया।
उन्होंने क्या किया है कि इंडिया को एक तरह से चाइना का कंटेंडर प्रोड्यूस करते हैं कि चाइना इंडिया को वो सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया को कह रहे हैं कि आप आगे आओ, इंडिया को वो मिलिट्राइज वगैरह कर रहे हैं, इंडिया को हार्डवेयर वगैरह दे रहे हैं, उनको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं और एक तरह से उनसे कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बहरहाल यही था कि राइज ऑफ चाइना हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग, लेबर वगैरह, ये सारी चीज़ें, दूसरे कंट्रीज़ को लोन वगैरह ये देना, और इसी चीज़ को पाया तकमील पहुंचाने के लिए उन्होंने बियारा का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। और यहाँ से अमेरिका को एक तरह से परेशानी हुई कि चाइना हमें एक तरह से हम पे अटैक कर रहा है या हम पे हावी हो जाएगा, तो उन्होंने हम इंडिया को सपोर्ट किया। तो ये था फियर। अब हम आगे देखेंगे उस फियर को वो कैसे कर्टेल करेंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका को ये लगा कि उनको ये रिप्लेस करेंगे चाइनीज़ लोग, उसमें कोई शक नहीं कि ये एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है चाइना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी परमानेंट सीट है और एक तरह से दुनिया के ग्लोब में काफ़ी सारे कंट्रीज़ जो हैं वो इनके मकरूज़ है, उनके यहाँ पैसे की वो इन्वेस्टमेंट वगैरह करें, तो उसमें तो कोई शक नहीं। जितने न्यूज़पेपर अखबार वगैरह आप देख लें वहाँ पे आपको दिखेगा कि चाइनीज़ नेक्स्ट सुपर पावर, तो उनका जो ग्लोबल लीडरशिप का रोल था अमेरिका वो खतरे में पड़ा। अब इसलिए उन्होंने ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की, जिसका ये मकसद था कि चाइना के राइज को रोका जाए, उनको कर्टेल किया जाए। अब यहाँ पे उन्होंने एक मदद ली है इंडिया की इन अ सेंस, इंडिया चाइना जितना एक बड़ा कंट्री है, उनकी पॉपुलेशन लैंड के हिसाब से उनकी पॉपुलेशन इन चाइना जैसी है, उनका बॉर्डर वो भी एशिया में है, लेकिन एक तरह से इंडिया इतना एडवांस कंट्री नहीं है अपनी इकोनॉमी के लिहाज से चाइना या मिलिट्री हार्डवेयर के लिहाज से एज़ कम्पेयर टू चाइना। तो वहाँ पे अमेरिका जो है चाइना की मदद कर रहा है, उनको अमेरिका इंडिया की मदद कर रहा है मिलिट्री वगैरह के हिसाब से, ताकि वो एक उनका कॉम्पिटिटर बन जाए चाइना का। अब इंडिया को क्या पड़ी है कि वो अपने हाथ जो है वो अमेरिकन से मिला रहा है। आगे हम वो एग्रीमेंट भी डिस्कस करेंगे कि लेमुआ क्या है, कॉम का सा, या जो उन्होंने किए हैं एग्रीमेंट अमेरिका के साथ। चाइना के ख़िलाफ़ क्यों जा रहा है इंडिया, उसका बेसिक रीज़न ये है कि उनका भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, लाइक पाकिस्तान के साथ जैसे उनका बॉर्डर डिस्प्यूट है। आपको पता होना चाहिए कि 1962 में इंडिया और चाइनीज़ की जंग भी थी, वो जंग चाइनीज़ ने एक तरह से विन भी की थी, और उनके एक बहुत ही बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट है। एक अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, ये दोनों वो एरियाज़ हैं जिन पे वो एक तरह से क्लेम करते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे हैं इलाके, इंडियंस कहते हैं ये हमारे हैं और चाइनीज़ कहते हैं ये हमारे हैं। उनके बीच में कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है नहीं। बहरहाल उनके बीच जो लाइन है उन्हें वो मैकमोहन लाइन कहते हैं, लेकिन वो अभी तक फाइनलाइज नहीं। आज के टाइम में भी मिलिट्री के उनके वहाँ स्कर्मिशेस हुए हैं, उनके बॉर्डर के डिस्प्यूट हैं, उनके सोल्जर्स वहाँ गए हैं और 20 इंडियन सोल्जर की डेथ भी हुई थी। आज के टाइम में जो सैटेलाइट्स इमेजेस हैं वो शो करें कि वहाँ पर ने चाइनीज़ ने अपना एक विलेज गांव बना लिया है। तो वही जो इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को बैशिंग करती थी, यहाँ पर एक तरह से वो ऑफेंसिव नहीं, वो डिफेंसिव मोड में है। अब ये उनको भी पता है कि जब आपसे वो बड़ा कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, तो आप एक तरह से डिफेंसिव में आ जाते हो। अब ये उनकी मिलिट्री एनालिस्ट या फॉरेन जो एनालिस्ट है वो अच्छे से समझ सकते हैं कि उनके लिए क्या बेस्ट डिसीजन है, क्या उनको लेना चाहिए, क्योंकि जंग इज़ नॉट एन ऑप्शन, जंग किसी का भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। बहरहाल एक वो डिफेंसिव, लेकिन ये क्या होगा आने वाले टाइम में, बॉर्डर डिस्प्यूट ये वो हम आगे देखें। लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो सच इंडिया अमेरिकन की इन ख्वाहिशात पे पूरा नहीं उतरा कि वो चाइना को उस तरह से चैलेंज दे पाए। और अमेरिका भी इंडियन की भी अपनी ख्वाहिश है कि वो एक तरह से अमेरिका के क्लोज्ड हैं ताकि उनसे वो मिलिट्री हार्डवेयर ले लें, लेकिन ऐसा ना हो कि वो चाइना को ऑफेंड करते। वो चाइना को ऑफेंड भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि उसकी कॉस्ट बड़ी होगी। जब कॉस्ट बड़ी होगी तो उनको वो पे करनी पड़ेगी, जो वो नहीं चाहते कि हम इतनी बड़ी कॉस्ट पे करें एक और कन्फ्लिक्ट को लेके। तो इसी वजह से
इंडियंस जो हैं वो अमेरिका का हार्डवेयर भी ले रहे हैं, लेकिन वो इतनी कन्फ्रंटेशन भी नहीं करे चाइना से कि जंग हो जाए और उनका नुकसान वगैरह हो जाए। जब मिलिट्री माइट उनकी मैच हो जाएगी तो वही करेंगे। वैसे भी यही कहा जाए, योर एनिमीज एनिमी इज़ योर फ्रेंड। तो चाइना इंडिया का भी एनिमी है और अमेरिका भी का भी एनिमी है। जब ये दोनों का एनिमी हो जाता है तो वो दोनों उनके कॉमन फ्रेंड बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं, अगेन मैंने इंडो पैसिफिक के बारे में बहुत बात कर ली है, लेकिन अगेन यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी इज एक्सपेंशन एंड रिवीजन ऑफ एशिया पैसिफिक। जैसे मैंने कहा ये एशिया पैसिफिक मौजूद थी, फिर उन्होंने उसको इंडो पैसिफिक, क्योंकि जो इंडियन ओशन था उन्होंने उसके भी ऊपर उसको शामिल कर दिया। ये इंडो पैसिफिक ओशन इसलिए ये है कि वो चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो ज़्यादातर आपका 80% जो ट्रेड होता है, 70-20% ट्रेड वो आपका समुद्री रास्तों से होता है। तो ये जो सेंचुरी है 21st सेंचुरी, वो इसी उन लोगों की सेंचुरी है जो कि इंडो पैसिफिक में कंट्रोल करेंगे। तो जो समुद्री रास्तों पे कंट्रोल, क्योंकि आप चाइना अगर कोई चीज़ बना रहा है तो उसे समंदर के रास्ते वो चीज़ सेल करनी है दूसरे कंट्रीज़ में। अगर चाइना को कोई ऑयल चाहे ईरान से, सऊदी से, तो वो भी समंदर के रास्ते आएगा। और एक तरह से चाइना का एक साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट भी चल रहा है। साउथ चाइना सी एक सी है जहाँ पे चाइना कहता है ये सारा मेरा है, जबकि इंटरनेशनल लॉ में आपके फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स आपके एक टेरिटरी होते, इसके बाद आपके 200 नॉटिकल माइल आपके इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है। लेकिन चाइना क्या कह रहा है कि जो साउथ चाइना सी है वो कह रहा है कि ये सारा मेरा है। वहाँ वो क्लेम करते हैं एक तरह से ये 9 ऐसे डैश लाइन, वो कहते हैं कि ये सारा हमारा है। और दीगर जो कंट्रीज़ है जैसे मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, वो उनको डिनाई करते, वो कहते हैं ये हमारा भी, हम अपने 200 नॉटिकल माइल तक लेंगे और ये इकोनॉमिक एक्सक्लूजन हमारा है। तो वहाँ पर भी उनका एक इस ओशन में ये मसला है। तो यहाँ पे अमेरिका कह रहा है इन कंट्रीज़ को लेके जो साउथ चाइना सी में मौजूद हैं, और गालबन जैसे मैंने कहा इंडिया को लेके वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है। इंडो पैसिफिक क्योंकि इंडियन ओशन है और दूसरा पैसिफिक ओशन है, इन दोनों ओशंस को ज्वाइन करके वो एक स्ट्रेटजी बना रहा है कि इन ओशंस में चाइना को कर्टेल किया जाए और उनके जो माल वगैरह आते हैं, जो उनके कंटेनर, उनकी फ्री मूवमेंट को जारी रखे, और कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो एक तरह से उसका ब्लॉकेड लगा के उनको रोका जाए, चाइनीज़ को रोका जाए, उनके गुड्स को वगैरह को रोका जाए, ताकि चाइना को कर्टेल किया जाए। तो ये एक एशिया पैसिफिक था। तो इसमें जब इंडो आ गया तो इंडियन ओशन और पैसिफिक, और यहाँ पे जो भी चाइना के ख़िलाफ़ है उन कंट्रीज़ को चाइना अपने साथ मिला रहा है। बाकी उनकी जो स्ट्रेटजी है इंडो पैसिफिक, ये इंडिया को लेकर है। अगर आप आगे चल के पढ़ेंगे कि उनके यहाँ एक और है, जैसे हम कहते हैं क्वाड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, ये एक क्वाड है जिसमें वो एक तरह से एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं। एक और है 5 आइज़, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कुछ हैं अमेरिका, जो कि अगेन चाइना को एक तरह से देखते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह से स्ट्रेटजी है। ये एशिया पैसिफिक थी, अब बन गई है इंडो पैसिफिक। और उसका पर्पस क्या है आप देख सकते हैं, कंटेन द राइज ऑफ चाइना, सेफगार्ड यूएस लीडरशिप इन द रीजन, ना सिर्फ रीजन लेकिन ग्लोब, क्योंकि आने वाले टाइम में इससे भी वो ज़्यादा चैलेंज करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये एग्रीमेंट उनके यहाँ हुए हैं, हम उनके ऊपर बात करते हैं कि इंडिया ने, और इस इंडो पैसिफिक का जो सबसे बैन है वो इंडिया क्यों, क्योंकि इंडिया को रखता है कि जो चाइना है वो स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स बना रहा है। स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल मीन्स क्या, कि वो इंडिया के जो सर्कल है, इंडिया का वो सर्कल कर रहा है। जहाँ जहाँ जैसे पाकिस्तान में उन्होंने पोर्ट बना लिया, श्रीलंका के अंदर उन्होंने पोर्ट बना दिया, बांग्लादेश के अंदर, तो एक तरह से वो इंडिया को इन सर्कल कर रहा है। तो इंडियन ने भी अपनी एक पॉलिसी बनाई थी, जैसे नेकलेस, पर्ल्स का कुछ नेकलेस के नाम से, जूल्स नेकलेस कुछ है नेकलेस के नाम से, आप ये देख लीजिएगा। तो वो एक वो स्ट्रेटजी इंडिया बना रही है, जिससे वो कह रहा है कि हम चाइना को समंदर के में इन सर्कल करेंगे। तो अमेरिका के साथ उन्होंने ऐसी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लेकर एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया था। इसको हम समझ लेते हैं, ये फर्स्ट एग्रीमेंट था। उनके यहाँ डिफरेंट सिक्योरिटी के एग्रीमेंट हुए हैं, ये उन्होंने फर्स्ट किया था
आप देख सकते हैं लेमुआ जो है वो एक अकाउंटिंग मैकेनिज्म है जिसके तहत दोनों कंट्रीज़ के जो एक तरह से बेसिस है, मिलिट्री बेसिस, वो यूज़ कर सकते हैं। इसका मैं फुल फॉर्म आगे आपको बताऊंगा। डेजिग्नेटेड मिलिट्री फैसिलिटीज़, जैसे अगर कहीं किसी समंदर में अमेरिका की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं तो इंडियन यूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं पे चाइना की इंडिया की कुछ फैसिलिटीज़ हैं, उनके मिलिट्री बेसेस वगैरह मौजूद हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं वहाँ। यहाँ पे देखें, अगर आप उन्होंने जब लेमुआ है एक तरह से इंडिया और चाइना ने एक तरह से साइन किया है, तो लेमुआ की मदद से वो क्या कर सकते हैं, अगर उनको फूड चाहिएगा एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस थे वो लेंगे, पानी चाहिए, बायलेटिंग चाहे, ट्रांसपोर्टेशन चाहे, पेट्रोलियम चाहे, और एक तरह से ऑयल, जो भी उनको मेडिकल सर्विसेज, स्पेयर पार्ट्स, रिपेयर कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें लेमुआ के एग्रीमेंट तक वो ले सकते हैं। लेमुआ मीन्स लॉजिस्टिक, एल से लॉजिस्टिक, एक तरह से मैं एक मिनट एक मिनट पेन ले लेते हैं। ये जो एल से लॉजिस्टिक, एक्स से है एक्सचेंज, एम से है मेमोरेंडम, ओ से है लेमुआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये लॉजिस्टिक के हिसाब से कि अगर एक बेस पे इंडियन को कोई ऑयल चाहिए, उनके कभी वो शिप वगैरह जा रहे हैं, उनको ऑयल ख़त्म हो जाता है, तो इस हिसाब से खाना पीना उनको एक तरह से अपनी मदद करेंगे और ट्रेनिंग वगैरह भी करेंगे। ये दूसरा एग्रीमेंट था जो उन्होंने किया था, कॉम कासा। इसका आप देख लें, ये जो है लेमुआ के बाद हुआ था कॉम कासा, और ये जो था ये उन्होंने 2+2 वाला जो मैंने आपको बताया था, 2+2 मीन्स कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर है। अब इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है कॉम कासा, कम्युनिकेशंस कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कम्युनिकेशंस कॉम्पैटिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इसमें यह था कि एक तरह से उनको एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, इंटेलिजेंस शेयर करेंगे कि यहाँ पर चाइनीज़ सबमरीन्स हैं या कुछ वगैरह मौजूद हैं। तो कम्युनिकेशंस मीन्स दोनों जो उनकी आर्मीज़ हैं आपस में कम्युनिकेशन एक तरह से शेयर करेंगे। कॉम कासा इज़ एन एडवांस स्टेज ऑफ बीइंग फुली ऑपरेशनल इवन दो इंडियन अमेरिका सिस्टम नाउ टॉक टू ईच अदर थ्रू सिक्योर एंड एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस। तो जैसे मैंने कहा कि इनके इंडियन और अमेरिकन के जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे कि ये उनके साथ इंटेलिजेंस शेयर करेंगे इस एग्रीमेंट के अंदर। और ये लास्ट एग्रीमेंट था या लेटेस्ट कह लें जो एग्रीमेंट उन्होंने किया है वो आप देख लें। ये है बेका का फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये एक जियो सेप्टल है। जियो सेप्टल मीन्स क्या, अगर आप मुझे ये एक इंडिया है, ये अगर इसे अटैक करना है इस बीक चाइना के ऊपर, अब यहाँ पे अगर कोई एक तरह से उनका जहाज़ वगैरह खड़ा है, तो अभी तक ये सच अमेरिका इंडिया इतना एडवांस नहीं हुआ होगा या एक तरह से उनको एक एज मिल जाएगी जब यहाँ पे चाइना भी उसे इन्फॉर्मेशन देगा कि यहाँ पे उनका एक टारगेट है, आप ये कोड मार के यहाँ पे इससे मिसाइल से अटैक करें। तो बेका के तहत अमेरिका या इंडिया एक दूसरे को असिस्ट करेंगे चाइनीज़ की लोकेशंस बताने में कि उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कहाँ पर हैं, उनके एयरफोर्स के अड्डे वगैरह कहाँ पर है, उनकी अम्यूनिशंस के कहाँ पर, उनकी फैक्ट्रीज़ कहाँ हैं, उनके न्यूक्लियर वगैरह कहाँ हैं। तो बेका के तहत वो अमेरिका की जो उनकी बड़ी बड़ी सेटेलाइट्स है उसकी मदद से वो इंडिया को इन्फॉर्मेशन देगा। अब इसके तहत क्या होगा, बेका की तब यहाँ पे आप देख सकते हैं जिससे मैंने अंडरलाइन किया, जियो मैग्नेटिक एंड ग्रेविटी डेटा, मैप्स, नॉटिकल एरोनॉटिकल चार्ट्स, कमर्शियल अदर अनक्लासिफाइड इमेजनरी, जो भी इमेजेस होंगे अमेरिका एक तरह से उससे देगा ताकि वो यूज़ करे और एक तरह से
चाइना को वो कर्टेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसे सम अप करते हैं कि ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है वो एक अमेरिकन एक ड्रीम है, एक प्रोजेक्ट है जिसमें वो चाहते हैं कि चाइना को कर्टेल किया जाए, और उसमें उन्होंने जो साथ दे रहे हैं वो है इंडिया। अब इंडिया के लिए भी आने वाले टाइम में कॉम्प्लिकेशंस होंगी, क्योंकि जब से इंडिया ने एक तरह से हग किया है अमेरिका को, वे उसी टाइम से लेकर रशिया जो कि पास्ट में एक बहुत बड़ा एलाय था इंडिया का, उनका मिलिट्री सप्लायर था, वो एक तरह से अपने रिलेशंस इंप्रूव कर रहा है पाकिस्तान के साथ। अब आने वाले टाइम में जितना वो इंडिया अमेरिका के करीब जाएगा उतना वो चाइना को ऑफेंड करेगा, और जितना ऑफेंड करेगा, फ़िलहाल एक इसमें नो डाउट अमेरिका इंडिया एक बड़ी कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन बड़ी है, उसकी आर्मी बड़ी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से, वेपन्स के लिहाज से भले ही वो पाकिस्तान से आगे हो, लेकिन इंडिया से वो चाइना से अभी भी वो पीछे है। तो अभी तक ये आने वाले टाइम में पता चलेगा कि वो कितने प्रैक्टिकल मेजर्स वगैरह लेते हैं चैलेंज करने में, कि हम वाकई चाइना के राइस को चैलेंज करते हैं। आज के टाइम में भी अब लद्दाख में देख लें कि इंडियन की पोजीशन में एक तरह से वीक है, इतनी मजबूत नहीं। इंडियन न्यूज़लेट्स जो इंडियन न्यूज़ चैनल्स है वो बता रहे हैं कि इंडियन वो आए, उनके सोल्जर्स 20 मारे गए, वहाँ पे चाइना ने अपना एक विलेज वगैरह बना लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो अपना एक डेफिनेटली वो जंग नहीं चाहता, क्योंकि उसकी डिस्ट्रक्शन वगैरह हो जाएगी। तो आने वाला टाइम डिसाइड करेगा। आज के टाइम में चाइना आगे जा रहा है, उस अपने प्रोजेक्ट को लेके, अपनी एम्बिशंस को लेके, अपने ग्लोबल रोल को देखे, उसके पास विजन भी है BRI के फॉर्म में, और पैसे भी हैं जो कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ में इन्वेस्ट भी कर रहा है। तो ये आने वाला टाइम बताएगा कि ये इनका कोऑपरेशन कैसा है। फ़िलहाल वो कोऑपरेशन कर रहे हैं। आते हैं अपने लास्ट आंसर में। जब मैंने आपसे पूछा था इंडिया के एक्सटर्नल और फॉरेन अफेयर्स कौन है, तो ये सुब्रमण्यम जयशंकर है। बहुत ही नफीस आदमी है, मैंने इनको सुना है। इतने वो हॉकिश नहीं, वैसे डिप्लोमेट्स सही होते हैं, वो नफीस होते हैं, बात जो होते हैं वो अगले को समझा देते हैं अपने आराम से अल्फाज के हिसाब से। तो नाइस पर्सन, आई लाइक हिम वेरी मच। देखने का बहुत शुक्रिया। अगेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।